हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CUET का क्वेश्चन पेपर जो कि फिजिक्स का है। और ये क्वेश्चन पेपर आपको 21 मई 2023 को शिफ्ट 3 में हुआ था। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसने पूछा है द मैग्नेटिक फ्लक्स इज। इसने मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका यूनिट और ये स्केलर है या वेक्टर, ये पूछा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दूसरा है इसका यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर इसको वेबर से भी डिनोट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ये सी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और क्या होता है इसका यूनिट? टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? एक ग्राफ दिया है। ये y एक्सिस दिया है और ये x एक्सिस। ये हुआ हमारा y और ये x एक्सिस। इस ग्राफ में इसने 4 इक्वी पोटेंशियल सरफेस को दिया है ना। और सभी क्या है? x एक्सिस से कितना 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये रहा 30 डिग्री एंगल x एक्सिस के साथ में। और हर जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसकी वैल्यू कितना है? 10 है, 20 है, 30 है और ये 40 वोल्ट है। इस तरीके से 4 इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिए हुए हैं और चारों की वैल्यू दी हुई है। और ये क्या कर रहे हैं? एक्स एक्सिस से जो है 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और सभी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं एक दूसरे से इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। जैसे पहला क्या है? एक्स एक्सिस पे वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, दूसरा 20 पे है, तीसरा 30 पे है और चौथा 40 पे है। तो ये वैल्यू किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं ये सारे वैल्यूज। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसने पूछा क्या है कि सम इक्विपोटेंशियल दिया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या पूछा है? डायरेक्शन। तो हम सब पहले क्या करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा D। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट और डेल्टा D क्या हुआ कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम अगर देखेंगे 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 30 से 40 हो रहा है। तो सबके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है? 10 से 20। यहाँ ये कितना है? ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। इस तरीके से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच का अगर हम ग्रेडियंट देखें तो 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30, 30 से 40। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? 10 के वैल्यू के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो इक्विपोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन कहाँ होता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। मतलब कि इसका ऐसे डायरेक्शन होगा, इस तरीके से देखा, ऐसे डायरेक्शन होगा। और ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा? पोटेंशियल सरफेस से क्या होगा कि पोटेंशियल सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन। मतलब इनके बीच में क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा V। तो डेल्टा V का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वो कितना आ रहा है? 10 से 20 है तो 10 हुआ, या 20 से 30, यहाँ भी 10। तो कोई दो ले लेते हैं, इसको और इसको ले लिया। क्या किया? 10 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 10 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 10 वोल्ट डेल्टा V की वैल्यू।
अब डेल्टा डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या है, इनके और इनके बीच का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो ये क्या है, ये 10 है, ये क्या है 10 है। तो यहां से क्या करें, एक इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं, ये हो गया एंगल 30 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर इसको डी मान लेते हैं इसको, तो ये हमारा होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा। हो गया हमारा कंपोनेंट डी साइन थीटा। तो डी कितना है 10 है, और साइन थीटा की वैल्यू कितना है, साइन थीटा की वैल्यू है साइन 30 डिग्री। तो ये हो गया 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, वो हो गया डिस्टेंस कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा वी की वैल्यू आया है 10 और ये अपॉन 5, ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो ये हो गया अपना 10, ऐसे करेंगे तो 2 बार जाएगा, ये तो हो जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। ई की वैल्यू क्या है 200 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, अब पूछ रहा है क्या, डायरेक्शन पूछ रहा है कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये दिया हुआ ना एक्स एक्सिस, यही देख लेते हैं ये। तो ये क्या है, इससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है इससे, इक्विपोटेंशियल सरफेस से, है ना। और ये 30 डिग्री है, ये 30 और ये 90। ओवरऑल ये कितना हो गया, अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल ये कितना हो गया, ये 90 प्लस 30, ये हो गया 120 डिग्री, है ना। तो ये कितना एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, ये ई, ये बना रहा है आपका 120 डिग्री। अब यहां से देखते हैं ये कितना दिया है, मैग्नीट्यूड आया 200 वोल्ट पर मीटर, 200 वोल्ट पर मीटर, एंड मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। कितना बना है 120 और ये 200। बाकी ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ 200 वोल्ट है, लेकिन एंगल कितना दिया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, A ray is incident normally on the face of triangular prism of refractive angle of 60 degree with the refractive index of the prism is 2 by root 3. The angle of deviation will be, ये प्रिज्म है, ठीक है। जो इसका एंगल दिया है रिफ्रैक्टिव एंगल जो ए है, ये इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है, मतलब जो इसका जो ग्लास है ना, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसने दिया है 2 by root 3। अब ये पूछ रहा है, कह रहा है इस पे क्या होगा, इस सरफेस पे, है ना, मान लिया कि इसको ए बी सी कर लेते हैं। तो जो ए और बी जो इसका इंटरफेस है, इस पे क्या हो रहा है, एक लाइट की रेज इंसिडेंट हो रही है ना, और ये नॉर्मल टू द फेस, इस फेस से क्या हो रही है नॉर्मल, मतलब कितना 90 डिग्री एंगल बना रही है, और ये सीधे कहाँ जाएगी, इस फेस पे जाके इंसिडेंट करेगी एसी पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है इससे नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो ट्राइंगल का जो टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, तो ये 30 डिग्री होगा। अब क्या करें, अब इस सरफेस से हम एक इस पे क्या करें, एक ऐसे आपका
इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब जो इमर्जिंग रेज है, अब वो यहां से निकलेगी। तो ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। ये ग्लास है और ये क्या है, बाहर में एयर है। तो क्या होगा, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में रेज आती है तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर से क्या होता है, दूर भागती है, वो डेविएट होती है ना। वो डेविएशन, वही एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। तो ये क्या होगा, ये टोटल एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये होगा 60 डिग्री, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, वो है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। साइन आई की वैल्यू दिया है साइन 60 डिग्री, साइन आर कैलकुलेट करना है। और ये क्या है, इसका म्यू का वैल्यू दिया है √2/√3। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है साइन 60 का भी वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है 2/√3 अपॉन साइन आर, ये 2/√3, ये कट जाएगा। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1, है ना। या ये क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। 1 क्या होता है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 आ गया। आर की वैल्यू क्या, मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर से जो रेज यहाँ करेगी वो क्या करेगी, वो 90 डिग्री एंगल बना के बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे 90 डिग्री, है ना। एक्चुअल में इसको क्या जाना था, यहां से इसको बनाना था 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो कितना डेविएट हो रही है, 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लाइड्स आर आइसोबार्स। इसने क्या पूछा है कि जो पेयर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी में, इसने पूछा है कि इसमें आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स का पेयर कौन सा है। आइसोबार्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लाइड्स जिनका क्या होता है, एटॉमिक मास वो क्या है, इक्वल हो, बराबर हो, है ना। और जो एटॉमिक नंबर हो वो क्या हो, वो अलग अलग हो, है ना। वो इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे में हम कौन सा पेयर देखते हैं, हम ऑप्शन पहला 1 देते हैं, ये दिया हुआ है। तो इसका जो है एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, ए का जो है 2 है इस न्यूक्लियोटाइड का, और इसका कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये क्या है, इनका एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है, तो आइसोबार होंगे नहीं। ये बी पे आते हैं, बी में क्या दिया है, ये और है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे बराबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर वो क्या है, ये और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है। अब आते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, इसमें कह रहा है 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स P and Q each of radius R and carrying current I are kept in perpendicular plane such that they have common center as shown in figure. Find the magnitude and direction of net magnetic field at the common center of 2 coils. ठीक है। उसने क्या बताया है कि 2 कॉइल दिया हुआ है ऐसे, ये 2 कॉइल दिया हुआ है ना। ठीक है। ये मान लिया क्या है, ये हमारा P है और ये वाला Q है। ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो क्या हो रहा है, I हो रहा है, और इसमें भी करंट फ्लो क्या हो रहा है, I हो रहा है। देखें, I करंट फ्लो हो रहा है।
और दोनों क्या है, दोनों का जो रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, P और Q का दोनों का रेडियस क्या है, R है, मतलब इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जब किसी कॉइल में से करंट फ्लो होता है, कोई करंट कैरिंग वायर होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये सर्कुलर है, तो ये क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब जो हमारा P वाला जो है, P वाला जो लूप है ना, या सर्कुलर वायर है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए, अगर P इसको कहें B1, ठीक है, और जो Q की वजह से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। ठीक है, तो P की वजह से B1 और Q की वजह से B2, और जो सबसे B2। ठीक है, तो इन दोनों वायर में क्या खासियत है, इनका रेडियस क्या है, बराबर है, और दोनों में बराबर करंट फ्लो कर रहा है, इक्वल रेडियस और इक्वल करंट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इसी लूप में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना, अपने बायोसेवर्ट लॉ वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, और चूंकि दोनों में क्या है, करंट बराबर है, और क्या कहते हैं, लूप का रेडियस क्या है, r इक्वल है, तो क्या होगा, B1 इज इक्वल टू क्या होगा, B2 होगा। ठीक है, तो अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया B1 और B2। ठीक है, और B1 और B2 बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, B1 प्लस B2 इनका स्क्वायर अंडर रूट, और ये किसके बराबर होगा, मान लिया अगर इनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, B' है। ठीक है, तो B1 और B2 इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका B√2, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, और B का वैल्यू कितना है, यह म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये म्यू नॉट आई r इंटू √2। ये हो गया रिजल्टेंट वैल्यू, है ना। और पूछा है, क्या पूछा है, इसने पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, और तो ये क्या होगा, और दूसरा पूछा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा, डायरेक्शन क्या क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो B1 और B2 क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या होगा tan 45 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, है ना। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर सी। ठीक है, तो ये क्या होगा आंसर इसका, सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, द इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर if its length is doubled and original cross section area is half, given half will be। इसने क्या पूछा है कि कोई वायर है ना, इसका क्या दिया है, इसका लेंथ मान लीजिए दिया है L। ठीक है, इसको क्या किया जाए, डबल कर दिया जाए, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, मान लिया ए दिया हुआ है, इसको क्या करें, हाफ कर दो। तो इस कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, मान लें कि इनिशियल R है, तो फाइनली इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये फार्मूला आपको पता ही होगा, R रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू L अपॉन A। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, A क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रो क्या है, कांस्टेंट है ना, तो लेंथ को क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं,
और एरिया क्या किया, हाफ किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 4L/A हो जाएगा, है ना। और ये किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, इनिशियल जो रेजिस्टेंस है उसके क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एविडेंट बाई, है ना। क्या पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। इनका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो इसको आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो क्या क्या प्रूफ के लिए यूज किया जा सकता है, इंटरफेरेंस किया जा सकता है, नहीं। पहला क्या दिया, ए, इंटरफेरेंस के द्वारा, नहीं। डिस्पर्सन, नहीं। पोलराइजेशन, यस। क्या होता है, इनका पोलराइजेशन किया जा सकता है, पोलराइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, वो ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं और इनका पोलराइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। केवल ट्रांसवर्स नेचर वाले वेव्स का ही पोलराइजेशन हो सकता है। डिफ्रैक्शन के द्वारा इनका पोलराइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, सी। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। ये कैसा है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट कॉइल के बीच में, तो क्या होता है, वो करंट इंड्यूस करता है, ठीक है। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, रॉन्ग। क्यों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। सी क्या है, इन क्लोज्ड कॉइल द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। फिर आते हैं स्टेटमेंट डी पे, द ईडी करंट अपोज द मैग्नेटिक ब्रेकिंग इफेक्ट इन ट्रेन्स। ये क्या है, ईडी करंट क्या होता है, ये कब जनरेट होता है, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करता है तो क्या करता है, ईडी करंट जनरेट होता है। और वो क्या करता है, उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो उस मूवमेंट को अपोज करता है, जो ब्रेकिंग सिस्टम का जो है, जो बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये मैग्नेटिक करंट अपोज नहीं करता है, मैग्नेटिक करंट से जो जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करता है। तो ये हो गया रॉन्ग। अगला क्या है, ई, लेंज लॉ गिव द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लियरली। तो लेंज लॉ से क्या करते हैं हम, पोलैरिटी जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी जो है वो हम उससे जान सकते हैं लेंज लॉ के थ्रू। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये करेक्ट है। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, सी और ई। तो ये हुआ ऑप्शन डी करेक्ट है। A molecule of substance has a permanent electric dipole moment. परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना दिया, 10⁻³ कूलम मीटर। A mole of this substance is 100% polarized by applying, मतलब इसका जो 100% मॉलिक्यूल है ना, जो 100% मॉलिक्यूल है उसका एक मोल जो है, एक मोल का जो 100% मॉलिक्यूल है सभी को पोलराइज किया जा सकता है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई का वैल्यू कितना दिया है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर से इसको क्या कर दिया गया, पोलराइज कर दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब इनिशियली अगर उसका डायरेक्शन कितना था, 0 डिग्री था, तो फाइनल उसका कर दिया गया 60 डिग्री, है ना। क्या करने पे, इतने अमाउंट का, इतनी क्वांटिटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करने पे।
ठीक है। फाइंड द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो जब इसको नए डायरेक्शन में अलाइन किया गया तो इस अलाइनमेंट के कारण जो है पोजीशन चेंज होने के कारण जो इसका जो इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हुई और वो चेंज होकर कन्वर्ट हुई हीट में। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो P की वैल्यू दिया गया है 10⁻⁻31 कूलम मीटर। ठीक है, और ये कितना सब्सटेंस है? 1 मोल है और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 10⁻23 मॉलिक्यूल 1 मोल में। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10⁻31 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। तो ये 1 मोल सब्सटेंस का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -P cos थीटा इनिशियल। तो क्या होगा? -P की वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁸। E कितना है? 10⁸ और cos इनिशियल क्या? cos 0 है। cos 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा हमारा -6 जूल। ठीक है, फाइनल इसी तरीके से निकालना है। -PE cos 60 डिग्री हो जाएगा फाइनल। तो ये हो जाएगा, सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। -8 इंटू 10⁸ इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा -3 जूल। तो जो इसका पोजीशन चेंज करने पे जो हीट के जो हीट डिसिपेट होगा वो उसका अमाउंट कर लेते हैं। तो ये होगा UF फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की वैल्यू कितना है? -3 है और इनिशियल कितना था? -6 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये -3 + 6 इज इक्वल टू +3 जूल। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसने क्वेश्चन क्या किया है? द an electric dipole of dipole moment P is rotated in a electric field of magnitude E from the most stable orientation to most unstable orientation. The work done is. तो ये क्या है? डाइपोल मोमेंट उसका P है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? E दिया है। क्या? मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कंडीशन क्या होगा? जब थीटा क्या 0 डिग्री, वहां से रोटेट करके कहाँ ला रहे हैं? मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन वो क्या है? 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो PE ये होगा cos θ cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। तो ये होगा PE cos 0 की वैल्यू होती है PE cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस और cos 180 की वैल्यू होती है -1, है ना? ये इस तरीके से। तो ये हो गया PE, ये हो गया 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये होगा 2। क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? 2EE। तो आंसर क्या होगा? बी करेक्ट होगा।